साल 2012 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, जिसमें 29,000 एकड़ जमीन को इलीगली प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी, मुकेश अंबानी का होम एंटीलिया, वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। रेलवे और आर्मी के बाद इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाता तो मुसलमानों की कंडीशन यहाँ से यहाँ हो सकती थी। यानी अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है वक्फ बोर्ड की या फिर गवर्नमेंट की। मान लो कि आपके एरिया में एक पुरानी मस्जिद है जिसमें आपके बाप ज्यादा बरसों से नमाज पढ़ता है, लेकिन अचानक एक दिन कलेक्टर साहब बोलते हैं नहीं, जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है तो गवर्नमेंट की, आप यहाँ नमाज कैसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अब इन प्रॉपर्टियों को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक नॉन मुस्लिम की है, जिन्हें इस्लाम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। 9,000 कानूनी दस्तावेजों के दम पर वक्फ बोर्ड लाखों संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठा। आप दुश्मन है मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से हिजाब खींचने से, तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया। अब तुम हमको, हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। वक्फ बोर्ड जिसने हमेशा मुस्लिम प्रॉपर्टीज का ध्यान रखा, आज वो एक बहुत बड़े थ्रेट का सामना कर रहा है, और वो थ्रेट है 2024 का वक्फ अमेंडमेंट बिल। अभी एक बिल नहीं है बल्कि इसकी आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस खेल में वक्फ प्रॉपर्टीज पर सरकार का कंट्रोल होगा, दोबारा से मुसलमानों की जमीन का सर्वे होगा और इन सब को डिसाइड करेगा एक कलेक्टर जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी जो जमीन अब तक आपकी थी अब इस बिल की मदद से सरकार की हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल साथ जानेंगे आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, इसके पास इतनी जमीन है जिससे 3 दिल्ली बन सकते हैं, फिर भी मुसलमानों की कंडीशन ऐसी क्यों है और सरकार इसमें हिंदुओं को ऐड क्यों कर रही है, जानते हैं आज इस वीडियो में। वक्फ बोर्ड पर जाने से पहले हम वक्फ के बारे में जानते हैं, आखिर है क्या, कैसे होता है, इस्लाम में इसका क्या महत्व है। वक्फ एक इस्लामिक कंसेप्ट है जिसका मतलब है डोनेट करना। इसमें एक इंसान अपनी जमीन या प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर डोनेट करता है। जैसे अगर तुम्हारे पास कोई जमीन है, तुम उसे मस्जिद या मदरसे के लिए दे देते हो तो अब ये जमीन उसी काम के लिए यूज होगी। अब इसे ना तो बेचा जा सकता हो, ना ही इसे पर्सनल यूज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे ऐसा समझो तुम्हारे दादाजी के पास बहुत बड़ी जमीन थी, उन्होंने उसे वक्फ कर दिया, यानी अल्लाह के नाम पर डेडिकेट कर दिया कि इस जमीन पर मदरसा ही बनेगा। अब तुम और तुम्हारी फैमिली के लोग ना तो उसे बेच सकते हो और ना ही उसे अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर सकते हो। ये जमीन अब हमेशा के लिए मदरसे के लिए डेडिकेट हो चुकी है। अब जैसे जैसे टाइम गुजरी जमीनें बढ़ती गई और इतनी हो गई कि इनको संभालना भी मुश्किल हो गया। लोगों ने इन जमीनों को अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि इन पर इलीगल रूप से कब्जा कर लिया। इन्हीं सब बातों को देखते हुए गठन हुआ एक ऐसी संस्था का जो ये तय करता है कि इन जमीनों का सही से इस्तेमाल हो ताकि कोई भी इन पर इलीगल रूप से कब्जा ना करे, और इसी संस्था का नाम रखा गया वक्फ बोर्ड। इसे ऐसे ही समझो जो जमीन आपके दादाजी ने वक्फ की थी कि इस जमीन पर मदरसा ही बनेगा, अब उसे संभालने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। अब अगर उस जमीन पर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है या फिर उसे बेचने की कोशिश कर रहा है तो वक्फ बोर्ड उसके खिलाफ एक्शन लेगा और इंश्योर करेगा कि उस जमीन पर सिर्फ मदरसा ही बने। लेकिन अब तक ये सिर्फ पर्सनल लेवल पर हो रहा था। फिर आया वक्फ एक्ट 1995 जिसने इस बोर्ड को कानूनी मान्यता दी और इसके पास इतनी ताकत आ गई जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और यही ताकत मोदी सरकार को पसंद नहीं आ रही, जिसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। इस एक्ट के अंदर हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया। अब बिना बोर्ड की परमिशन के इन प्रॉपर्टियों को कोई छू भी नहीं सकता, और इस बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम ही होंगे, जिनमें 1-2 इस्लामिक स्कॉलर होंगे जिन्हें इस्लामिक लॉ की पूरी नॉलेज हो, कुछ MP और MLA होने चाहिए और 1-2 लीगल एक्सपर्ट होंगे, और इन सब का मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। मैं मुस्लिम पर इतना जोर क्यों दे रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा, इसको याद रखें। अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड इतना जरूरी क्यों है और इसके पास इतनी जमीन, अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाता तो मुसलमानों की कंडीशन यहाँ से यहाँ हो सकती थी। अभी इंडिया में 32 वक्फ बोर्ड है और इन बोर्ड का काम है जो पैसे इन प्रॉपर्टीज से आता है उनका इस्तेमाल मस्जिद, दरगाह, हॉस्पिटल, स्कूल, ऑर्फनेज होम में इस्तेमाल किया जाता है। और एक जामा दिल्ली की जामा मस्जिद ये एक वक्फ प्रॉपर्टी है, इसकी देखभाल करना वक्फ बोर्ड का काम है। जो भी इसमें काम होगा उसे वक्फ बोर्ड ही देखेगा। अब आप बोलोगे तो हेरिटेज साइट वक्फ प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? माने ये हेरिटेज साइट है, लेकिन इसकी देखभाल करना जो भी इसमें काम होगा उसको वक्फ बोर्ड ही देखेगा। रिलीजियस साइट के अलावा जो वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा रोल है वह है हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम। इंडिया में हर साल लाखों बच्चों को वक्फ बोर्ड की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपनी हायर एजुकेशन कर सके। ऐसे बच्चों को वक्फ बोर्ड स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन कर सके। इंडिया में बहुत से मुस्लिम IPS IAS ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की वजह से इतनी बड़ी पोजीशन पर पहुंचे हैं। अब वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड ने क्लिनिक्स और हॉस्पिटल बनाए हैं जहां पर फ्री में लोगों का इलाज किया जाता है। जैसे कर्नाटक वक्फ बोर्ड, इसने कई हॉस्पिटल बनाए हैं जहां पर फ्री में लोगों का इलाज किया जाता है। अब अगर आप मुस्लिम हैं और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो तो अब मैं आपको वक्फ बोर्ड का काला सच बताने वाला हूं जो आपको हिला कर रख देगा। रेलवे और आर्मी के बाद इंडिया में वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है। इसके पास 8.7 लाख प्रॉपर्टीज हैं जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई है।
इनकी मार्केट वैल्यू है 12,000 करोड़ और बोर्ड कमाता है इनसे सिर्फ 163 करोड़। आखिर इतना फर्क कैसे हो सकता है? कहाँ 12,000 करोड़, कहाँ सिर्फ 163 करोड़? तो इसका सच है मिसमैनेजमेंट, करप्शन और इलीगल रूप से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा करना। आप सोच के देखिए, कोई जमीन है जो गरीब बच्चों के लिए दी गई थी, जिसकी मार्केट वैल्यू लाखों करोड़ है, फिर कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए मार्केट वैल्यू से कम दामों पर किसी बिजनेसमैन को दे दें, तो कहां से कम्युनिटी का फायदा होगा और कहां से उस जमीन से रेवेन्यू होगा? और यही सब कुछ करप्शन हो रहा है इस बोर्ड के साथ। साल 2012 में कर्नाटक वक्फ बोर्ड का एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया, जिसमें 29,000 एकड़ जमीन को इलीगली प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया, जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख करोड़ थी। बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता चला इस घपले को करने वाले बोर्ड के ऑफिशियल और उसी स्टेट के पॉलिटिशियन थे। अब जरा सोच के देखिए, अगर इन 2 लाख करोड़ रुपए को मुस्लिम एजुकेशन में लगाया जाता तो मुसलमानों का कितना फायदा होता। अब बात सिर्फ करप्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुत से बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ने इन प्रॉपर्टियों को अपने कब्जे में किया हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, मुकेश अंबानी का होम एंटीलिया, वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2002 में। मुंबई में एक वक्फ जमीन थी, जिसमें वक्फ बोर्ड ने ऑर्फनेज ट्रस्ट होम बनाया हुआ था, जिसमें 1000 बच्चों की देखभाल होती थी। लेकिन अचानक एक रात एंटीलिया कमर्शियल कंपनी, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी, उन्होंने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। सुबह जब लोगों को इसकी खबर हुई तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, जो जमीन गरीब बच्चों के लिए दी गई थी, उसे एक बिजनेसमैन इस्तेमाल कैसे कर सकता है? जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुकेश अंबानी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। मुकेश अंबानी ने कहा कि उन्होंने ये जमीन 21 करोड़ रुपए देकर खरीदी है। और ये बात सुनकर और ज्यादा बवाल हो गया। पब्लिक ने कहा कि वक्फ जमीनों को ना तो कोई खरीद सकता है और ना ही उसे कोई बेच सकता है, फिर आप इस जमीन को कैसे खरीद सकते हो? जब ये बात हद से ज्यादा बढ़ गई और फुल कंट्रोवर्सी होने लगी तो मुंबई हाई कोर्ट को बीच में आना पड़ा। हाई कोर्ट ने कहा, ये डील लीगल प्रोटोकॉल के साथ हुई है, अब से ये जमीन हमेशा मुकेश अंबानी की रहेगी। लेकिन जनता का सवाल आज भी वही है, जो जमीन गरीब बच्चों के लिए दी गई थी, उसे एक बिलियनियर इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ये तो बात है एक बिजनेसमैन की, लेकिन सरकार भी इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करने से पीछे नहीं है। आप राजस्थान का केस ले लो, वहां पर सरकार ने बिना किसी लीगल प्रोसेस के वक्फ जमीन पर कब्जा कर वहां पर एक बिल्डिंग बना दी। जब वक्फ बोर्ड ने इस खिलाफ केस किया तो वक्फ बोर्ड को इंसाफ मिलने के बजाय पॉलिटिकल प्रेशर में आकर केस ही वापस लेना पड़ गया। ये तो बस मैंने आपको 1-2 एग्जाम्पल बताए, इनके अलावा बहुत सारे केस है जहाँ बिजनेसमैन से लेकर गवर्नमेंट ने इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर रखा है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो पैसा इस बोर्ड को बनना चाहिए वो बन ही नहीं पाता, और मुसलमानों की कंडीशन वही की वही। फिर भी गवर्नमेंट अब ऐसा कानून लेकर आई है जिससे इस बोर्ड की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा। 2024 के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में सरकार ने 40 चेंज किए हैं, और ये चेंज इतने बड़े हैं कि ऑपोजिशन का कहना है इस एक्ट के थ्रू सरकार मुस्लिमों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना चाहती है। ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? वक्फ एक मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। अब हम एक एक करके जानते हैं आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिससे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और मुसलमान इसे अपोज क्यों कर रहे हैं। पहला चेंज, वक्फ बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की एंट्री करना। पहले क्या होता था, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी होती थी उसको हैंडल करने का काम वक्फ बोर्ड का ही था, लेकिन अब ये सब कुछ गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया है। यानी अब ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिसाइड करेगा जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, वक्फ बोर्ड की या फिर गवर्नमेंट की। और ये चेंज इतना बड़ा है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मान लो कि आपके एरिया में एक पुरानी मस्जिद है जिसमें आपके बाप दादा बरसों से नमाज पढ़ते आए हैं, लेकिन अचानक एक दिन कलेक्टर साहब बोलते हैं नहीं नहीं, जिस जमीन पर मस्जिद बनी हुई है तो गवर्नमेंट की, आप यहाँ नमाज कैसे पढ़ सकते हैं? और एक बार कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि जमीन गवर्नमेंट की है, वो फिर हमेशा गवर्नमेंट की हो जाएगी, उसमें वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं कर सकता। अब मुसलमानों को डर यह है कि जो कलेक्टर वो तो सरकारी नौकर है, वो तो वैसे ही करेगा जैसे सरकार चाहेगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर सकती है। दूसरा चेंज, अब दोबारा से वक्फ प्रॉपर्टियों का रीसर्व होगा। मतलब आज तक जितनी भी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है उनका रीसर्व होगा। ये जमीन कहाँ से आई, किसने दी, और इस जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट कहाँ है। और फिर से इसका डिसीजन कलेक्टर के हाथों में सौंप दिया है, और कलेक्टर वही करेगा जो सरकार चाहेगी। इसके पीछे रीजन ये है कि जब कोई मुसलमान किसी जमीन को वक्फ करता है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते, वो बस मुंह से बोल देता है कि मैंने जमीन अल्लाह के लिए दे दी, और वक्फ बोर्ड उस जमीन को रख लेता है। लेकिन अब जब रीसर्व होगा तो कलेक्टर साहब उस जमीन के लीगल डॉक्यूमेंट मांगेंगे, और लीगल डॉक्यूमेंट उस जमीन के है नहीं, तो इस केस में कलेक्टर साहब उस जमीन को जो एक मुसलमान ने अल्लाह के लिए दी थी उसे सरकारी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देगा। तीसरा और सबसे कंट्रोवर्शियल चेंज, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम की एंट्री करना। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम मेंबर ही रह सकते हैं जिन्हें इस्लाम की पूरी नॉलेज हो, क्योंकि ये जमीनें मुसलमानों की हैं, उनका सही से इस्तेमाल एक मुसलमान ही कर सकता है। लेकिन अब इन प्रॉपर्टियों को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक नॉन मुस्लिम की है जिन्हें इस्लाम की बिल्कुल नॉलेज नहीं है।
मान लो कि एक मस्जिद है, उसे मैनेज करना एक मुसलमान का काम है। मुसलमान को पता है कि इस्लाम के बिलीव क्या है, वो उसी तरह उसको मैनेज करेगा। लेकिन अब इसको मैनेज करने की जिम्मेदारी एक हिंदू को दे दी जिसे पता ही नहीं कि इस्लाम के बिलीव क्या है, जिसकी वजह से मुसलमान के रिलीजियस फ्रीडम पर डायरेक्ट अटैक हो रहा है और इसकी वजह से बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये ऐसे ही हो गई, कोई बहुत बड़ा मंदिर है जिसको आज तक हिंदू मैनेज करते आ रहे थे, लेकिन अचानक एक दिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं तुमने इस मंदिर की बहुत सेवा कर ली, अब से इस मंदिर को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक मुसलमान की है। क्या मुसलमान उस मंदिर को मैनेज कर पाएगा? क्या हिंदू गवर्नमेंट के उस डिसीजन को मान लेंगे? नहीं ना। सेम यही कंसर्न मुसलमानों का है, जिसकी वजह से वो इस बिल को अपोज कर रहे हैं। मुसलमानों को मानना है कि वो ये ज़मीनें अल्लाह के लिए देते हैं, तो सरकार को इसमें इंटरफेयर करने की क्या ज़रूरत है। अब सरकार को यहाँ पर यह देखना होगा कि मुसलमानों के लिए वक्फ ज़मीनें सिर्फ ज़मीनें नहीं हैं, बल्कि ये उनके रिलीजियस और कल्चरल आइडेंटिटी का एक हिस्सा है।